Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 4 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक 15 दिन का कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक 15 दिन का कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो। इस कैंपेन के माध्यम से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी कि जागरूकता प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे और मध्य प्रदेश की अलग अलग लोकेशंस पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कुल मिलाकर 7,178 सेटलमेंट्स में यहाँ ये प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। इस कैंपेन के माध्यम से जितनी भी अर्बन बॉडीज़ है उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और सबसे अच्छी जो भी अर्बन बॉडी परफॉर्म करेगी उन्हें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि शिवराज सिंह चौहान पुरस्कृत करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कैंपेन्स अलग अलग राज्य सरकार लेके आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्पंदन कैंपेन के बारे में। ये वहाँ की पुलिस वालों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार लेकर आई थी बिकॉज जो काफ़ी सारे पुलिस वाले वहाँ पर खुदकुशी कर रहे थे, वो अनहैप्पी थे अपनी जॉब्स के कारण या फिर काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव था। इसके लिए इस मुश्किल को हल करने के लिए वहाँ की सरकार लेकर आई थी स्पंदन कैंपेन। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कैंपेन हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। तो 5 लेटेस्ट कैंपेन्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है चरण पादुका जो कि लॉकडाउन में शुरू किया गया था। इस कैंपेन के माध्यम से जो भी प्रवासी मजदूर जब भारत में कंप्लीट लॉकडाउन था वो चलकर अपने घरों को जा रहे थे तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें जूते चप्पल प्रोवाइड कर रही थी ताकि उनके जो पैरों में छाले हैं वो नहीं पड़े। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की अपील करने के लिए रोको टोको कैंपेन भी शुरू किया था जिसके तहत जो भी लोग पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहन रहे थे उन्हें टोका जा रहा था और उनके बाद उन्हें वहीं से एक मास्क परचेज करना पड़ रहा था 20 रुपीज़ देकर और वो मास्क पब्लिक प्लेसेस में उन्हें पहनना पड़ रहा था। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने जो भी स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ड्यू टू लॉकडाउन उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसके तहत उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए कंडक्ट की जा रही थी ताकि वो उनकी पढ़ाई में कोई भी नुकसान नहीं हो। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि लिटरेचर रिलेटेड या फिर फन एक्टिविटीज़, योगा वगैरह उन्हें कराए जा रहे थे। और बाकी 2 कैंपेन्स हैं इंतज़ार आपका कैंपेन जो कि सोशल मीडिया पे मध्य प्रदेश की टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने शुरू किया था जिसके तहत वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब भारत में अनलॉक चालू हो तो वो लोग मध्य प्रदेश विजिट करें क्योंकि वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है अब लोगों के लिए ओपन हो गए हैं। उसके साथ साथ कोविड-19 और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और ये काफ़ी कन्वीनियंट और इकोनॉमिक पैकेजेस में अवेलेबल है। और आखिरी कैंपेन जो मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो था एक मास्क अनेक जिंदगी। इसके तहत वो लोगों को अर्ज कर रहे थे कि एक मास्क से सिर्फ न उनकी ही जानें बच सकती हैं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी संक्रमण का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। तो उन्होंने जोर दिया था कि एक मास्क काफ़ी लोगों की जान बचा सकता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे राजस्थान के कैंपेन के बारे में। जुलाई के महीने में राजस्थान की सरकार ने प्योर फॉर श्योर एक हफ्ते का ये कैंपेन है इसे शुरू किया था जिसके तहत जो दूध है उसकी प्योरिटी को टेस्ट किया गया था। कई सारे लोकेशंस के मिल्क सैंपल्स लिए गए थे और उसके बाद वहाँ की जो फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी है वहाँ पर उन सैंपल्स को टेस्ट किया गया था जिसके तहत जो दूध है उसकी प्योरिटी को मापा गया था। और सबसे लेटेस्ट कैंपेन शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने जिसका नाम है डिजिटल अपनाएं, जिसके तहत जो भी लोग अपना फर्स्ट टाइम डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे पंजाब नेशनल बैंक का, उस क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के बाद 5 रुपये
पंजाब नेशनल बैंक ट्रांसफ़र करेगी पीएम केयर्स फंड में। और ये जो अभियान है ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को और ये कंटिन्यू रहेगा टिल 31 मार्च 2021। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैलेंडर, डायरी और फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स के प्रिंटिंग पर प्रतिबंध लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि हमारे वित्त मंत्रालय ने कैलेंडर्स, डायरीज और फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स के प्रिंटिंग पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिंटिंग मटेरियल्स जैसे कि डायरीज हो, कैलेंडर्स हो, फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स हो या फिर कॉफ़ी टेबल बुक्स हो, इन सब के प्रिंटिंग पर बैन लगाया है। और ये जो ऑर्डर है ये पास किया गया है हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। इसके साथ साथ हमारे मंत्रालय ने अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गन्स को ये निर्देश दिए हैं कि हम डिजिटल मीन्स यूज़ करें इन सब आइटम्स को पब्लिश करने के लिए, जैसे कि ई ग्रीटिंग कार्ड्स आप देख सकते हैं, ई कैलेंडर्स आप देख सकते हैं, ई डायरीज वगैरह भी वो लोग पब्लिश कर सकते हैं। इनका मकसद, हमारे गवर्नमेंट का मकसद यही है कि इससे जो अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हो जाए और इसके साथ साथ जो डिजिटल टूल्स है उसको भी एनकरेज किया जाए यूज़ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा के हिसाब से वर्ष 2019 में इनमें से किस शहर ने सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को दर्ज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, दिल्ली। दिल्ली ने सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से होने वाले डेथ्स को रिकॉर्ड किया है फॉर द ईयर 2019। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं फॉर स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने ये लक्ष्य किया है कि वर्ष 2030 तक रोड एक्सीडेंट्स के कारण 0 फेटलिटीज़ हों और इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। लगभग 21,000 किलोमीटर का जो रोड लेंथ है उसे एक्सेस किया गया है और 3,000 किलोमीटर के रोड लेंथ पे ऑलरेडी टेक्निकल अपग्रेडेशन चालू है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा के हिसाब से दिल्ली ने सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को दर्ज किया है वर्ष 2019 के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डेंजरस ड्राइविंग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2019 के हिसाब से कितने रोड एक्सीडेंट्स फेटलिटीज़ हुई हैं। तो टोटल 1400 लोगों की जानें गई हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें 529 पर्सन्स अकेले दिल्ली में ही उनकी मौत हुई है बिकॉज डेंजरस ड्राइविंग या फिर केयरलेस ड्राइविंग के कारण। दूसरे नंबर पर है जयपुर ऑफ राजस्थान, जहां 320 लोगों की मौतें हुई हैं। और तीसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल के आसनसोल, जहां 301 लोगों की जानें गई हैं ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत लद्दाख और लक्षद्वीप के ज्वाइन करने के बाद एज ऑन सितंबर 2020 अब टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जुड़ गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी 26। लक्षद्वीप और लद्दाख के इंटीग्रेट होने के बाद अब कुल मिलाकर 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के साथ जुड़ गए हैं। अगस्त में ये आंकड़ा था 24, अब बढ़कर हो गया है 24। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में अब लद्दाख और लक्षद्वीप भी ज्वाइन कर गए हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर गए हैं। और अब ये जो टोटल आंकड़ा है वो बढ़कर हो गया है 26। और ऐसा मानना है कि मार्च 2021 तक सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। इस स्कीम के तहत जो भी लोग
सॉरी, जो भी लोग राशन कार्ड जिन्हें सब्सिडाइज रेट पर या फिर फ्री राशन मिल सकता है, उन्हें अब अपने गांव या अपने क्षेत्र में होने की ज़रूरत नहीं है। वो भारत के कोई भी कोने से अपने हिस्से का राशन वहाँ के नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप पर जाकर ले सकते हैं अपने डिजिटल राशन कार्ड को दिखाकर। बहुत सारे ऐसे लोग थे पहले, जब ये सीमित था अपने क्षेत्र या फिर अपने लोकेलिटी तक, तब बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान होता था, बिकॉज उनके बहुत सारे घर के लोग, प्रवासी मजदूर अलग अलग जगह काम करते थे, जिनके कारण उन्हें अपने हिस्से का राशन एट सब्सिडाइज रेट या फिर फ्री फूड ग्रेन्स नहीं मिलता था। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मार्च 2021 तक भारत के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, किस वर्ष में पहला ऐसा साइकिलिंग समिट हेल्ड किया जाएगा इन दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर बाय द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, वर्ष 2021। 2021 में पहला साइकिलिंग समिट कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो भी साइकिलिंग समिट्स होते हैं भारत के बाहर, उसकी देखरेख करता है और इसकी खोज की गई थी वर्ष 1946 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ष 2021 में मेज़बानी करेगा पहले साइकिलिंग समिट की, और इससे भारत में जो साइकिलिंग का कल्चर है उसे प्रमोट किया जाएगा। ये जो साइकिलिंग समिट 2021 का होगा, ये होगा इन दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कई सारे साइकिलिंग एंथुजियास्ट, जाने माने एथलीट्स और बिजनेसमैन आएंगे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किसे चुना गया है पहले फर्स्ट एवर सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड के रूप में, और ये जो अपॉइंटमेंट कमिटी है उसने सैंक्शन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, वीके यादव। वीके यादव को चुना गया है एज द फर्स्ट एवर सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ द करंट चेयरमैन, यानी कि रेलवे बोर्ड के करंट चेयरमैन वीके यादव को सीईओ की पोजीशन में। वो पहले ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे की हिस्ट्री में ऐसा पोस्ट होल्ड किया है, यानी कि चेयरमैन और सीईओ का पोस्ट। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले जो हमारी कैबिनेट है उसने अप्रूव किया था रीस्ट्रक्चरिंग का रेलवे बोर्ड का, जिससे जो टोटल स्ट्रेंथ थी 8 लोगों की, उसे घट करके 5 लोग हो गया है, और ये किया जा रहा था एज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल रिफॉर्म्स बाय द रेलवे बोर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसे दिया गया है एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, के पद्माकर। के पद्माकर को चुना गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ऑलरेडी के पद्माकर सर्व कर रहे थे एज द डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरीज, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरीज के रूप में वो सर्व कर रहे थे, और अब उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक स्टेट रन रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है। ये पोजीशन वेकेंट हुई थी जब 31 अगस्त को 2 प्रमुख लोगों ने, जैसे कि डी राजकुमार जो कि हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और दूसरे हैं आर रामाचंद्रन जो कि थे डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरीज, ने सुपर एनुएशन के कारण अपना पद छोड़ दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए? 5 ऑप्शन है हमारे पास।
तो चलिए द आंसर इज सी, उषा पादे। उषा पादे पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में जॉइंट सेक्रेटरी रही हुई उषा पादे को अब एक एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये पहली ऐसी महिलाएं हैं और तीसरी IAS हैं जिन्हें ये पद संभालने का मौका मिला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये किसे रिप्लेस करेंगी। तो उषा पादे रिप्लेस करेंगी राकेश अस्थाना को, जिनको पहले BCAS का चार्ज दिया गया था और अब उन्हें BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में शिफ्ट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी रैबो बैंक के ग्लोबल टॉप 20 की लिस्ट में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, अमूल इंडिया। अमूल इंडिया ने टॉप 20 लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है ऑफ द रैबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। अमूल, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का हिस्सा है, पहली भारतीय डेयरी कंपनी है जिन्होंने रोबो बैंक के लिस्ट ऑफ टॉप 20 डेयरी कंपनीज में अपना नाम दर्ज कराया है। टॉप 20 में अमूल इंडिया की रैंकिंग है 16वें नंबर पर और उनका जो टर्नओवर है एनुअल वो है $5.5 बिलियन। ये जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, इससे 36 लाख जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है गुजरात के, उन्हें फ़ायदा होता है। और पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड की नेस्ले, जिनका जो टर्नओवर है एनुअल वो है $22.1 बिलियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो टाइम हायर एजुकेशन ने अनाउंस किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 ने, और इसमें भारत ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को क्वालिफाई किया है। हालांकि कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 300 में नहीं आई हैं, लेकिन इस बार 63 यूनिवर्सिटीज़ ने क्वालिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 5वें नंबर पर है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा साउथ एशियन रीजन में चाइना की एक यूनिवर्सिटी, चाइना की शिंगजू यूनिवर्सिटी टॉप 20 में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज किया है। इसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 48 रैंकिंग है भारत की इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। 2 सितंबर 2020 को WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया है और इसमें भारत की रैंकिंग है 48। भारत की रैंकिंग वर्ष 2019 में 52nd पोजीशन थी, जो कि बढ़कर अब 48 हो गई है। और इसमें पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन, तीसरे नंबर पर है USA, चौथे नंबर पर है UK और 5वें नंबर पर है नीदरलैंड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है। ये एक पैरामीटर है जिसमें
कौन कौन से देश में कितने कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, वहाँ की सरकार कितने पैसे R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, और क्या क्या नए इनोवेटिव्स या फिर नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे मानव जीवन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले नंबर पर जैसे हमने डिस्कस किया है स्विट्ज़रलैंड, फिर है स्वीडन, तीसरा है USA, चौथा है UK और पांचवा है नीदरलैंड्स। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 50 कंट्रीज़ में भारत की रैंकिंग आई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग इंडेक्सेस में वर्ष 2020 के लिए भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 144, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 120, IP इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पे है 40th, चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स की रैंकिंग पर है भारत 77 पर, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 84, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग है 142, IMD के वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 43 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 117। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, किस दिन स्काई स्क्रेपर डे मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C 3 सितंबर। 3 सितंबर को हर साल स्काई स्क्रेपर डे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि स्काई स्क्रेपर डे हर साल एनुअली 3 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि स्काई स्क्रेपर होता क्या है। स्काई स्क्रेपर डे इसीलिए मनाया जाता है कि कैसे एक इंसान एक इंडस्ट्रियल मास्टरपीस क्रिएट कर सकता है। आपने न्यूयॉर्क वगैरह में देखा होगा कि कई सारे बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो ऐसा लगता है देखने से कि वो आसमान को छूती हैं, उसे स्काई स्क्रेपर्स कहा जाता है। 120 तले की बिल्डिंग्स, 140 तले की बिल्डिंग्स, ये सब बिल्डिंग्स जो हाइट होती है उसे स्काई स्क्रेपर कहा जाता है। और ये दिन विलियम कैन इन उनके जन्म दिवस को याद रखने के लिए मनाया जाता है। ये जीनियस है जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क क्रिसलर बिल्डिंग बनाई थी। उन्हीं का आइडिया था और वही जीनियस थे इस कंस्ट्रक्शन के पीछे। तो उनके जन्म दिवस पर हर साल स्काई स्क्रेपर डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर अदर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं 24/7। इसके साथ कोई सजेशन हो या फिर कोई शिकायत हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।